नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी इस अच्छी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हैं कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, कुछ एमसीक्यूज के साथ, जिस फॉर्म में हमारे एग्जाम्स में आते हैं। साथ ही साथ हम साथ में डिस्कस करेंगे कि इनसे जुड़े कुछ स्टैटिक जीके के भी पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले सवाल के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2022। व्हाट नेम हैज शी गिवन टू दिस बजट? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2022 पेश किया है। उन्होंने इस बजट का नाम क्या दिया है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। दूसरा ऑप्शन है बी, बेस्ट ओरिएंटेड बजट। तीसरा ऑप्शन है सी, डीप ओरिएंटेड बजट। एंड चौथा ऑप्शन है डी, लोएस्ट ओरिएंटेड बजट। तो उसका सही ऑप्शन क्या है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो बजट उन्होंने पेश किया है 1 फरवरी को, उन्होंने इसका क्या नाम दिया है? उन्होंने इसका नाम दिया है ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। यहाँ दोस्तों, तो बजट जो है हमेशा किस दिन पेश किया जाता है? बजट जो है हमेशा हर साल अब 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस बार की बजट की कुछ खास बातें रही, जैसे कि इस बार के बजट में 5G के रोल आउट की बात की गई, यानी कि जो 5G कनेक्शन होता है, अभी हम लोग 4G पे चल रहे हैं, और जो 5G कनेक्शन आने वाला है उसके रोल आउट यानी कि उसके स्पेक्ट्रम के बंटवारे की बात की गई है कि इसके प्रोसेस को जल्द अब शुरू किया जाएगा। दूसरी क्या बात की गई है, काफ़ी ही आजकल युवाओं में फेमस है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल धन। इसको लेकर के उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किया है, जैसे कि जो क्रिप्टो यानी कि जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पैसों की थ्रू जो लेन देन होता है उस पर अब 30% का कितना टैक्स लगेगा? 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक कुछ और जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है इसमें, ये कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी लाने वाला है। ठीक है, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। किन्होंने कर दी है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में घोषणा की है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना डिजिटल करेंसी लाने वाली है। ठीक है, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बहुत सारे हैं, आपको वो सारे एक साथ पढ़ने होंगे, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ बताया। और एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो टैक्स पेयर्स के लिए है कि पिछले 2 साल में जो टैक्स के जो भी अगर कुछ एरर्स आया होंगे टैक्सेशन के, तो हमारे पास मौका है, जो भी टैक्स पेयर्स हैं इनकम टैक्स के, उनके पास मौका है कि वो इसे सुधार कर सकते हैं और जो बची हुई धनराशि है वो टैक्स के रूप में जमा करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था बजट के बारे में कुछ बातें। और बजट कौन पेश करते हैं? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो बजट पेश करते हैं। इस वक्त वो कौन है? इस वक्त वो है निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट बीन अनाउंस्ड? दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट की घोषणा कहां की गई है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। एंड चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। ठीक है दोस्तों, दुबई में क्या हुआ है कि वर्ल्ड यानी कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से पावर्ड, मतलब कोई भी जो इंजन होता है या कोई भी मशीन होती है या कोई भी गाड़ी होती है, फ्लाइट होता है, वो क्या होता है? वो किसी ईंधन से चलता है। ठीक है, तो ये जो जेट बना है ना, उसका ईंधन क्या है? उसका ईंधन है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन को जला के जो एनर्जी निकलेगी उससे ये जेट है जो चलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ है दुबई में। दुबई में हुआ, और इसकी जो कंपनी है वो जाननी जरूरी है। एक स्टार्टअप कंपनी है दुबई की जिसका नाम है द जेट, क्या नाम है इसका? जेट जीरो इमिशन। ठीक है, इन्होंने इसको अनाउंस किया, इस कंपनी ने, स्टार्टअप है दुबई की, और उन्होंने कोलैबोरेट किया है एक यूएई की कंपनी जेनिथ के साथ। यूएई की एक स्टार्टअप है, यूएई की एक और कंपनी है जेनिथ, जिसके साथ इन्होंने जेनिथ मैरीन सर्विसेज, इसके साथ इन्होंने ये टाई अप किया है। साथ ही एक और कंपनी है DWYN, ये यूएस की कंपनी है।
तो इन तीनों कंपनी ने मिलकर इसे डेवलप किया है, ठीक है। ये जेट जीरो एमिशन नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी है यूएई की, और इसकी जो मेन जो काम है उन्होंने इसी कंपनी ने किया है, ठीक है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल दोस्तों काफ़ी बात चलती है कि एनर्जी इफिशिएंट जो है वो पर्यावरण के अनुसार एनर्जी इफिशिएंट फ्यूल होने चाहिए, ठीक है, जो कि पर्यावरण को ज़्यादा हार्मफुल भी ना करे और उसकी इफिशियंसी भी काफ़ी अच्छी रहे। तो ऐसी फ्यूलों पर अगर कोई डिवाइसेस बनती है तो वो काफ़ी ही चर्चा में होती है, काफ़ी न्यूज़ में होती है कि क्या टेक्नोलॉजी है और इसमें किस तरह के कदम हम इस दिशा में उठा रहे हैं या इसमें क्या पोटेंशियल है। तो हाइड्रोजन फ्यूल ऐसा ही एक पोटेंशियल है और इसी के संदर्भ में ये जो इनोवेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको याद रखना है। कहाँ हुआ है ये हुआ है दुबई में, राइट। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following bank has recently launched co-branded credit card with पतंजलि? निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में पतंजलि के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का उद्घाटन किया है? कहने का मतलब कि पतंजलि एक कंपनी है, हमें पता पतंजलि जिसकी काफ़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, और पतंजलि ने किसी बैंक के साथ मिलके क्या किया है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन में 4 बैंक्स के नाम है। पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड चौथा बैंक ICICI बैंक, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाइप करके एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक की जो अभी एमडी है, एमडी कौन है इसके एमडी हैं अतुल कुमार गोयल। हाल ही में एमडी बने थे पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है, अतुल कुमार गोयल, ये नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। तो ये जो डील हुई है, इस डील में इन दोनों के अलावा कौन शामिल है? पतंजलि और पीएनबी के अलावा कौन शामिल है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई क्या काम करती है? एनपीसीआई जो है बेसिकली जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। तो ये जो तीन हैं, एनपीसीआई, पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि, इन्होंने मिलकर बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। Who has been appointed as new General Commanding Chief of Indian Army's Northern Command? भारतीय सेना की उत्तरी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलितका। दूसरा ऑप्शन है बी, लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन। तीसरा ऑप्शन है सी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और चौथा ऑप्शन है डी, लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है उन्हें क्या किया गया? उन्हें ये कमान दिया गया है, उन्हें बनाया गया है क्या? जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ। ये पोस्ट का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड। किन्हें बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, तो ये जो भी ये पोस्ट का नाम और जिन्हें बनाया गया है, दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो इससे पहले क्या थे? इससे पहले वो डिप्टी आर्मी चीफ की पोस्ट पर कार्यरत थे। आर्मी जो स्टाफ के जितने होते हैं उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ थे वो ये थे उपेंद्र द्विवेदी। और अब ये क्या बन गए हैं? अब ये बन गए हैं जनरल ऑफिसर इन कमांड इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड। ठीक है, इसके अलावा जो अगले ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता। राणा प्रताप कलिता जी क्या है? वो कमांड इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड है, जिसे कि नॉर्दर्न कमांड के हैं, तो ये ईस्टर्न कमांड के कौन हो गए? लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता। ठीक है, जय सिंह नैन ये साउदर्न कमांड के हैं। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ये क्या है? ये वेस्टर्न कमांड के हैं। ठीक है, कौन कौन हो गए? ये हो गए नॉर्थ के भी बने हैं, ये वेस्ट के बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एन के खंडूरी, और लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ये बने हैं किसके? ये बने हैं ईस्ट के, और लेफ्टिनेंट जनरल जयराम सिंह ये बने हैं किसके? साउथ के। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों कमांडिंग ऑफिसर के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन चारों के नाम यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये हैं आपके लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट SpaceX हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इटालियन सैटेलाइट कॉस्मो स्काई मेड। SpaceX ने हाल ही में किस रॉकेट की मदद से इतालवी उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड का प्रक्षेपण किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फैल्कन हेवी, ऑप्शन नंबर बी फैल्कन 1, ऑप्शन नंबर सी फैल्कन 9 एंड ऑप्शन नंबर डी स्टारशिप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फैल्कन 9। ओके राइट दोस्तों, फैल्कन 9 जो है ये SpaceX का रॉकेट है जिसने हाल ही में इटालियन सैटेलाइट कॉस्मो स्काई मेड, जी हाँ दोस्तों ये नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये रॉकेट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कॉस्मो स्काई मेड, इसे लॉन्च किया है SpaceX ने अपने रॉकेट फॉल्कन 9 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये लॉन्च किया गया है आपके केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, यहाँ से किया गया। ये कहाँ पे? फ्लोरिडा में है। ठीक है, फ्लोरिडा में ये जगह है। यहाँ से SpaceX ने ये इटालियन जो सैटेलाइट है इसे अपने रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया है। SpaceX एक काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है जिसके संस्थापक हैं एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के भी संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है SpaceX और ये रॉकेट के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉल्कन 9, फॉल्कन हेवी, फॉल्कन 1, स्टारशिप। ये चारों जो रॉकेट है वो SpaceX द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स। भारतीय सेना मुख्यालय के नए सैन्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी, ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलातिया एंड ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नेन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन। जी हाँ दोस्तों, इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स, भारतीय सेना मुख्यालय के नए सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो अब जानते हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर, ये जो रोल है इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो इनका काम बेसिकली ये होता है कि जो भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर जो भी है उनके प्रमोशन से रिलेटेड या पोस्टिंग किस तरह से होगी, कहाँ होगी, उनकी ये बेसिकली देख रेख करते हैं कि किस ऑफिसर्स को हमें कहाँ अपॉइंट करना है। तो ये काम किसका होता है? यही काम होता है मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और कौन बने हैं? ये बने हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है आपके स्क्रीन पर ये। Which of the following electronic company has recently surpassed Intel as world's top semiconductor company? निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने हाल ही में इंटेल को विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, तो पहले जो शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी थी वो कौन थी? वो थी इंटेल। और अब एक कंपनी आई क्या पुरानी कंपनी है जिन्होंने इसे इंटेल को इस पोजीशन से रिप्लेस कर दिया है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये हमारा प्रश्न है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है क्वालकॉम, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉडकॉम, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोन टेक्नोलॉजी एंड चौथा ऑप्शन है हमारा सैमसंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सैमसंग। यहाँ दोस्तों सैमसंग ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के मामले में क्या किया है? सेमीकंडक्टर कंपनियों के मामले में इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और अपने आप को पहले पोजीशन पर स्थापित कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये चारों जो आप देख रहे हैं क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सैमसंग, ये सभी क्या है? ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं और सभी सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। सेमीकंडक्टर्स वैसे डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है काफ़ी। और जो भी हमारे यहाँ चिप्स होते हैं मोबाइल में
या हमारे लैपटॉप्स में, तो उसमें ये सेमीकंडक्टर चिप लगाए जाते हैं। तो ये जो सैमसंग है उनके चेयरमैन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ली कून ही। और ये कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है साउथ कोरिया की। कहाँ की है? साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। तो ये प्रश्न क्या कहता है? रुपेंद्र सिंह सूरी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज अपॉइंटेड टू विच पोस्ट? रुपेंद्र सिंह सूरी का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न है और ऑप्शन है हमारे पास। ए कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG, नियंत्रण और महालेखा लेखा परीक्षक। ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ऑप्शन डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है दोस्तों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपेंद्र सिंह सूरी, जो कि इनका निधन हो गया, काफ़ी दुखद है। ये क्या थे? ये थे अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ASG। सॉलिसिटर जनरल होते हैं एक होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी कि इनके एक नीचे के पोस्ट। और इनसे भी ऊपर कौन होते हैं? इनसे ऊपर होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। तो ये तीनों जो है वो लॉ से रिलेटेड पोस्ट हैं, और अटॉर्नी जनरल जो है ये संवैधानिक पोस्ट होता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल के साथ देने के लिए बनाए जाते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारे कौन है अभी? अटॉर्नी जनरल हमारे अभी के वेणुगोपाल। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, के वेणुगोपाल, जो क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता। ठीक है, और ये जो थे रुपेंद्र सिंह सूरी, ये थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ASG। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी 2022? यानी कि 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए wetland action for people and nature. Option number B, wetland and water. Option number C, wetland and biodiversity. And option number D, wetland and climate change. So the correct option is, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, wetland action for people and nature। यहाँ दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का ये थीम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाल में होने वाले एग्जाम्स के लिए। हाल में होने जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप देखेंगे कि मैंने भी देखा है कि काफ़ी इन्वायरमेंट रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो पर्यावरण संबंधित जो कंसर्न है वो काफ़ी बढ़ रहा है लोगों के बीच, और एग्ज़ाम्स में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने को मिलता है। ऐसी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं विश्व भर में, और ऐसे कई सारे समिट होते हैं कि हम पर्यावरण में सुधार कैसे लाना है। तो ये सब जो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, वेटलैंड, ओजोन, तो इनका जो इंपॉर्टेंट डेज होता है या इनके जो थीम्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड डे ये क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी 2022 को? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था 1971 में, 1971 की बात है। इसी दिन रामासार नामक की जगह है ईरान में, यहाँ पे वेटलैंड को लेके एक कन्वेंशन हुआ था। पूरे विश्व के लोग वेटलैंड को समझने के, वेटलैंड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जुटे थे रामासार में, और एक कन्वेंशन बनाया गया था, रामासार कन्वेंशन फॉर वेटलैंड के नाम से जाना जा सकता, जिसे जाना जाता है। तो इसकी भी अब क्या हो गई, इसका भी इस वर्ष 51 ईयर्स हो गया है। ठीक है, 71 टू 2022, 51 ईयर्स पहले ये समिट हुआ था, आज के मतलब 2 फरवरी के दिन। अगले जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, वेटलैंड एंड वाटर, ये कौन सी ईयर का थीम था? ये पिछले साल का यानी कि 2021 का थीम था। ठीक है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी ये 2020 का थीम था, और उससे पहले का जो थीम है ये है 2019 का, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इस बार का थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हु हैज ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खात्मा? ऑपरेशन खात्मा नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन हैं RC गंजू, ऑप्शन बी अश्विनी भट्टानागर, ऑप्शन सी दुर्जय दत्ता, या ऑप्शन डी बोथ A and B। तो इसका सही उत्तर जानते हैं दोस्तों।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑपरेशन खात्मा। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन खात्मा है जो वो नई बुक है, इसे लॉन्च किया गया है। और ए एंड बी बोथ का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कौन है? आरसी गज्जू, और ऑप्शन बी कौन है? अश्विनी भटनागर। ये दोनों ने मिलकर उन्होंने क्या किया है? इस बुक को लिखा है। ये बुक किस पर आधारित है? तो ये बुक आधारित है जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल ऑपरेशंस हुए हैं मिलिटेंट्स ग्रुप्स के खिलाफ, उसके लेकर ये बुक है। ठीक है, और ये एक जो बेसिकली जो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि JN की लिबरेशन फ्रंट, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उनके खिलाफ जो संघर्ष रहा है भारतीय सेना का, भारतीय फोर्सेस का, उसके रिगार्डिंग ये बुक है। ठीक है, ऑपरेशन खात्मा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल में हुई घटनाओं पर आधारित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार जो है आपके वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि हमारे कोई भी नई वीडियोस आएंगी रिलेटेड टू कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, या कोई भी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट सा आएगा तो उसके बेल आइकन दबाने से आपको वो बातें तुरंत पता चल जाएगी नोटिफिकेशन के रूप में। साथ ही आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हमारे पेज sarkaripareeksha.com पर। यहाँ भी आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।